हेलो स्टूडेंट्स। हम बायो जियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में बात कर रहे थे। हमने बायो जियोकेमिकल साइकिल्स या जैव रासायनिक चक्र क्या होते हैं, इनको चक्र क्यों कहा जाता है, इसके बारे में पिछले वीडियो में सामान्यतः बात की थी। अब हम जो अपने अगले वीडियो हैं उन अगले वीडियोज के अंदर अलग अलग जो जैव रासायनिक चक्र होते हैं उन चक्रों के बारे में विस्तृत बात करेंगे। तो आज हम अपने इन अलग अलग जैव रासायनिक चक्रों का प्रारंभ कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल के अध्ययन से करेंगे। तो हमारा जो जीवमंडल है उस वृहद पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बन तथा उसके यौगिकों का जटिल मिश्रण, निर्माण, रूपांतरण तथा योजन की हर स्थिति में विद्यमान है। यानी ये जो हमारा पूरा जीवमंडल है, जो कि एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र हम इसको कह सकते हैं, इसके अंदर कहीं भी यदि कोई घटना घटित हो रही है, चाहे तो विभिन्न प्रकार के यौगिकों का मिश्रण हो रहा हो, चाहे निर्माण हो रहा हो, चाहे यौगिकों का रूपांतरण हो रहा हो, या उनका वियोजन या अपघटन हो रहा हो, हर जगह कार्बन की मात्रा अवश्य विद्यमान रहती है। प्रकृति में सभी जो जैव पदार्थ हैं, चाहे वनस्पति हो या चाहे पशु हो, वो प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं। पादप कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए सूर्य की विकिरण ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो जो भी जैव पदार्थ हैं, वनस्पति जो हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही अपने भोजन का निर्माण करती हैं। और जो अन्य प्रकार के जीव जंतु हैं, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसी वनस्पति के ऊपर निर्भर होते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल को क्या कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। सूर्य के प्रकाश की सहायता से जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से पौधों को क्या मिलता है, भोजन, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पौधों की ऊर्जा का स्रोत यही कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से पौधे किसकी सहायता से बनाते हैं, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा की सहायता से इसका निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को आकर्षित करते हैं और जल को विभक्त करके हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। यानी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं, वायु से प्राप्त करते हैं। और हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, जल के वियोजन से हाइड्रोजन प्राप्त होती है। जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो इससे क्या करते हैं, ऑक्सीजन अलग कर लेते हैं और हाइड्रोजन अलग कर लेते हैं। उस हाइड्रोजन और वायु से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। दूसरी ओर पादप प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। वहीं सभी जीवित प्राणी शोषण क्रिया द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन करते हैं। यानी पौधे तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लेते हैं, और जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वो अपने शोषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, विमोचन करते हैं, बाहर निकालते हैं। इस प्रकार मर्त पदार्थ भी निरंतर अपघटन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन करते हैं। इसी प्रकार जो मर्तोपजीवी पादप होते हैं, वो लगातार जब जीवों का अपघटन करते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनका वियोजन करते हैं, तो इस वियोजन की प्रक्रिया से भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। प्रकृति में अपघटन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी अपघटन और संयोजन ये शाश्वत सत्य हैं। तो प्रकृति में अपघटन की जो क्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, जबकि संश्लेषण केवल दिन के समय ही संभव है। यानी अपघटन और संश्लेषण में क्या डिफरेंस बताया गया है कि अपघटन की तो प्रक्रिया दिन और रात दोनों टाइम तक चलती रहती है, लेकिन संश्लेषण की क्रिया केवल दिन के समय ही संभव है। क्यों, क्योंकि संश्लेषण के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो प्रकाश की
से प्राप्त होती है। और प्रकाश कब मिलेगा? जब सूर्य निकलेगा। और जब सूर्य निकलता है तो क्या होता है? दिन होता है। इस कारण प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो केवल दिन में होती है, और अपघटन की जो क्रिया है वो दिन और रात दोनों टाइम चलती रहती है। दिन के समय वायुमंडल में औसतन प्रति 10 लाख 320 भाग से 305 भाग तक कार्बन डाइऑक्साइड धरातल पर आती है, किंतु रात्रि में यह बढ़कर धरातल पर प्रति 10 लाख 400 भाग तक आता है। यानी दिन के अंदर जो टोटल 10 लाख भाग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मौजूद रहता है उसमें लगभग 320 से 305 तक का भाग धरातल पर आता है, लेकिन रात्रि में इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़कर के 400 प्रति 10 लाख भाग हो जाती है। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन के दैनिक उत्पादन उपभोग के अतिरिक्त कई रूपों में वृहद भंडार मौजूद रहते हैं। यानी पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कार्बन के अन्य भी भंडार पाए जाते हैं। उनमें से अकार्बनिक कैल्शियम कार्बोनेट तथा कार्बनिक निक्षेप कोयला, चट्टानें, खनिज तेल प्रमुख हैं। प्रकृति में अति दोहन के द्वारा भी हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करती हैं। अति दोहन दहन का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जो ईंधन हम यूज करते हैं, उन ईंधनों का जो गाड़ियों में, कारखानों में, खाना बनाने में, अन्य जगह पर उसका जो हम दोहन कर रहे हैं, उसको प्रयोग में ले रहे हैं, उसके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में क्या होती है? निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति के उपरांत विशेष गति मिली है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात विशेष गति क्यों मिली है? क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद ही हम ईंधनों को, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, इनको ज़्यादा काम में लेने लगे। ऊर्जा के साधन के रूप में उनको औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही कोयले को और इनको हमने अपनाया है। तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात जब विभिन्न प्रकार के ईंधन जो हैं इन ईंधनों का अधिक प्रयोग किया जाने लगा है, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भी अधिक मात्रा में मुक्त होने लगी है। आप लोग अपने स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हैं, कार्बन चक्र का प्रवाह। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि किस प्रकार से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और किस प्रकार से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाती है। कैसे तो आती है और कैसे जाती है। आप देख रहे हो कि ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी से उद्गार होता है तो उससे जो लावा वगैरह मुक्त होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें भी उसके साथ में मुक्त होती हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। जीवाश्म ईंधन के दहन के द्वारा, जब जीवाश्म ईंधन होता है जिसमें कोयला है, पेट्रोल है, गैस है या डीजल है, इसके जब हम प्रयोग में लेते हैं, जलता है तो उसको क्या बोलते हैं? दहन बोलते हैं। तो दहन के द्वारा भी क्या होता है? CO2 मुक्त होती है। जब पौधे श्वसन लेते हैं तो श्वसन की क्रिया में भी क्या होती है? CO2 मुक्त होती है। जब पौधों मर जाते हैं, मरने के बाद में जब विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं के द्वारा, जीवाणु के द्वारा उनका अपघटन होता है, तो अपघटन में भी क्या होती है? CO2 मुक्त होती है। जब पौधों को जानवर खाते हैं और जानवर खाने के बाद में जब जानवरों में श्वसन क्रिया करते हैं जानवर, तो उनके द्वारा भी क्या होती है? CO2 मुक्त होती है। जब जानवरों का मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद उनका विघटन होता है, तो विघटन के द्वारा भी क्या होती है? CO2 मुक्त होती है। इस प्रकार से जीवाश्म ईंधन के दहन के द्वारा, पौधों के शोषण के द्वारा, ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा, पौधों के मरने के बाद उनके विघटन के द्वारा, जानवरों के मरने के बाद में उनके विघटन के द्वारा और जानवरों के शोषण उपापचय के द्वारा वातावरण को CO2 प्राप्त होती है। दूसरी तरफ पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वातावरण की CO2 कम होती है। यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं? वातावरण की CO2 को काम में लेते हैं। इस कारण हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? पौधे लगाने चाहिए, ताकि वातावरण की जो CO2 है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। कार्बन चक्र का आरंभ स्वपोषी हरे पौधों द्वारा होता है। यानी कार्बन चक्र का प्रारंभ कहाँ से होता है? शुरुआत हमेशा स्वपोषी हरे पौधों के द्वारा होती है, जिनके द्वारा ग्रहण की गई कार्बन डाइऑक्साइड को परपोषी उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। शाकाहारी परपोषी जीव पादपों को खा करके उनमें विद्यमान कार्बोहाइड्रेट से अपने आवश्यकता अनुसार कार्बन प्राप्त करते हैं। मांसाहारी जीव इन शाकाहारियों का भक्षण करके अपने कार्बन की आवश्यकता को पूरी करते हैं। यानी सबसे पहले हरे जो स्वपोषी हरे पौधे होते हैं वो वायु की CO2 और जल के H2 की सहायता से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। शाकाहारी सुपरपोषी जो विभिन्न प्रकार के जीव जो होते हैं
उनको पादपों को खा करके कार्बोहाइड्रेट को प्राप्ति करते हैं। मांसाहारी जीव इन शाकाहारियों का भक्षण करके अपने कार्बन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। यानी सबसे पहले सपोषहरे पौधे, फिर शाकाहारी जीव, उसके बाद मांसाहारी जीव। साथ ही सभी सजीवों द्वारा श्वसन क्रिया द्वारा अपने अंदर के कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीकरण करके उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित करके प्रकृति में विमुक्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, पौधे होते हैं, वो श्वसन की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, उनका एक कार्बोहाइड्रेट दो भागों में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दो भागों में डिवाइड होता है, और इन दो भागों के रूप में ये लोग क्या करते हैं, इसको प्रकृति में दोबारा से निर्मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार वातावरण के हरे तत्वों को कार्बन की पूर्ति होती रहती है। इस प्रकार प्रकृति में कार्बन का चक्र क्या हो जाता है, पूर्ण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कार्बन है, प्रकृति में जो कार्बन है वो CO2 के रूप में पौधों को प्राप्त होता है। पौधे जल की हाइड्रोजन की क्रिया के साथ में क्रिया करके उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। उससे वो लोग क्या करते हैं, अपने ऊर्जा की पूर्ति करते हैं, और उस ऊर्जा की पूर्ति में जो ऊर्जा काम में ले जाती है वो पुनः किस में हो जाती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निर्मुक्त हो जाती है। इन हरे पौधों को कौन खाता है, शाकाहारी जीव खाते हैं। शाकाहारी जीव खाते हैं, शाकाहारी जीवों कौन खाता है, मांसाहारी जीव खाते हैं। इस प्रकार से वो जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट है वो शाकाहारी में चली जाती है, और शाकाहारी में खाने से किस में चली जाती है, मांसाहारी में चली जाती है। शाकाहारी और मांसाहारी जीव जो श्वसन की क्रिया करते हैं उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मुक्त हो जाती है, वातावरण में मुक्त हो जाती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः कौन, हरे पादप ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से एक पूरा चक्र चलता रहता है।